Good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. आप बेटा उसका भी लिख लो, प्रैक्टिकल का दूसरे वाले का इसी में बनाओगे. निक्टेंथस, एक तो थर्ड ईयर वाले हो ना, मैं बता देती हूँ. पहले लिखो बेटा निक्टेंथस. निक्टेंथस मैं आपको उस पे करूँ क्या, चैट पे कर दूं, चैट पे लिख दूं, है ना. रेखा चौधरी. ओके मैम. ओके बेटा. हाँ, तो एवरीवन चैट के लिए मैं निक्टेंथस डायग्राम जो बता रही हूँ. हाँ, अभी गुड्डी आई है, मैं लिखती आ रही हूँ. टीएस ऑफ स्टेम. देखा बेटा, ये क्या बेटा. ओके मैम. है ना, ये तो बना ही लो. और मैं और लिख रही हूँ. ये तो ये वाला मैंने क्या लिखा आपको, टीएस ऑफ स्टेम ऑफ कैजुराइना. कैजुराइना तने की अनुप्रस्थ काट, और निक्टेंथस तने की अनुप्रस्थ काट, और बिग्नोनिया का तना बनाओगे, लैप्टेडिनिया का, इनका टीएस बनाओगे. टीएस ऑफ स्टेम ऑफ लैप्टेडिनिया. और मैं लिख रही हूँ बेटा, जब तक और ऐड होते आ रहे हैं. टीएस ऑफ स्टेम ऑफ ड्रेसिना सल्वेडोरा. TS of stem of Salvadora. मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगी आपको. वैसे इसमें से TS of leaf of Nerium. ये देखना बेटा, आपको एक तो बनाना है कैजुराइना, एक है निक्टेंथस, बिग्नोनिया, लेप्टेडिडिया. कैजुराइना, निक्टेंथस, बिग्नोनिया, लेप्टेडिडिया, 4 तो ये हो गए. फिर सेल्वेडोरा है, और नीरियम लीफ है, 6 हो गए. 7 है फाइकस, 8वां है डेसिना. इसको कर लो बेटा, फिर और बता दूंगी मैं, है ना. इसको आप लोग कर लो प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल फाइल में दे रखे हैं ये, तो इसको कर लो आप. आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्लांट नोमेनक्लेचर.
मतलब पादप नामकरण। तो आदिकाल से ही मानव एवं पौधों का संबंध। मैम मेरी प्रेजेंट लगा दी क्या? क्या बेटा? प्रेजेंट लगा दी क्या मैम? कौन बोल रहे हैं? मैम कांता। कांता लगा दी बेटा, गुंजन की भी लगा दी, कांता की भी, दर्शिता राणा, सीवज, ओके कांता मैम। लगा दी बेटा, है ना। गुंजन आ जाइए अभी इतने दिनों बाद, उनकी भी लगा दी। ठीक है, आदिकाल से ही अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट नोमेनक्लेचर की। तो आदिकाल से ही मानव एवं पौधों का अटूट संबंध रहा है और जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान को पूर्ण करने के लिए मनुष्य किसी न किसी रूप में पेड़ पौधों का उपयोग करता रहा है। तो विश्व के विभिन्न भागों में निवास करने वाले एवं विभिन्न जातियों के लोगों ने अपने आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम अपनी सुविधा अनुसार अपनी स्वयं की भाषा में रखे हैं। एक ही पौधे को एक ही देश के विभिन्न भागों में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे कि बेटा एग्जाम्पल है सोलेनम मेलोंजीना। तो सोलेनम मेलोंजीना नामक पौधे को अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिंजल एवं एग प्लांट। हिंदी में सोलेनम मेलोंजीना को कहते हैं बैगन एवं भट्टा तथा अन्य भाषाओं में अन्य नाम दिए गए हैं। इसी प्रकार वायोला या पेंजी के 150 से भी अधिक स्थानीय नाम हैं। इसी प्रकार बर्बेस्कम के भी 140 से भी अधिक स्थानीय नाम हैं। इससे स्पष्ट होता है कि एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी किसी भी पौधे को मात्र स्थानीय नाम की सहायता से पहचानना संभव नहीं है। इसलिए पौधों के वैज्ञानिक आधार पर नामकरण या नाम देने की प्रक्रिया को प्लांट नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप नामकरण कहते हैं। तो वैज्ञानिक परंपरा के अनुसार पौधों को सामूहिक नाम दिए जाते हैं, अर्थात एक प्रकार के सभी पौधों को, गुड मॉर्निंग बेटा, एक प्रकार के सभी पौधों को केवल एक ही नाम से जाना जाता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लांट नोमेनक्लेचर, पादप नामकरण की एक सामान्य पद्धति को विश्व के समस्त राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्लांट नोमेनक्लेचर की प्रथम वैज्ञानिक पद्धति बहुनाम पद्धति थी। मतलब पहले अपन पॉलिनोमियल प्लांट नोमेनक्लेचर फॉलो करते थे। तो पॉलिनोमियल प्लांट नोमेनक्लेचर में क्या होता था? इस पद्धति में एक पौधे के नाम में अनेक शब्दों का प्रयोग होता था। ये नाम पौधों के सभी मुख्य गुणों को अभिव्यक्त करते थे। जैसे कि बहुनाम पद्धति में साइडा एक्यूटा नामक पौधे का नाम कौन सा है? साइडा एक्यूटा। पौधे का नाम क्राइसोफिलम फॉलिस ओवेलिस, क्राइसोफिलम फॉलिस ओवेलिस, सपर्नी ग्लैबिरिस, पेरेलेली स्ट्राइटिस, सप्टस टोमेंटोसोनिटिडस दिया गया था। क्या दिया गया था? साइडा एक्यूटा एक पौधा था जिसका नाम क्या दिया गया था? क्राइसोफिलम फॉलिस ओवेलिस, सपर्नी ग्लैबिरिस, पेरेलेली स्ट्राइटिस व सब्टस टोमेंटोसोनिटिडस दिया गया था। इस प्रकार के लंबे नामों को याद रखना कठिन था। अतः अब अपन बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो अनेक लेखकों द्वारा
पादप नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत करने का श्रेय कैरोलस लिनियस को दिया जाता है। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया, द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत की, और कैरोलस लिनियस इस पद्धति ने कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का अपनी पुस्तकों में अधिकाधिक प्रयोग किया तथा इसे सर्वमान्य एवं बहुप्रचलित बनाया। सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति को गैस्पार्ड बाहिन द्वारा अपनी पुस्तक पाइनेक्स में ईयर 1623 में प्रस्तुत किया गया था। मतलब सबसे पहले जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर था वो गैस्पार्ड बाहिन ने दिया था, और गैस्पार्ड बाहिन ने अपनी एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था पाइनेक्स। इसके बाद लिनियस ने सन 1753 में इसका प्रयोग, द्विनाम पद्धति का प्रयोग अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में व्यापक रूप से किया। तो गैस्पार्ड बाहिन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, पाइनेक्स। वह लिनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम नामक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। तो लिनियस ने क्या किया कि लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में द्विनाम पद्धति बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का व्यापक रूप से प्रयोग किया, क्योंकि इस पद्धति को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर जन साधारण तक पहुंचाने एवं लोकप्रिय बनाने का कार्य लिनियस द्वारा किया गया था। तो बाइनोमियल सिस्टम के अनुसार, द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक पौधों के नाम के दो भाग होते हैं। एक तो है बेटा वंशीय नाम, जेनेरिक नेम, और एक है प्रजातीय नाम, स्पेसिफिक नेम। जैसे कि बेटा आलू का वंशीय संकेत पद सोलेनम है, वह आलू का ही प्रजातीय संकेत पद ट्यूबरोसम है। तो आलू को क्या कहते हो आप, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम क्या है, वंशीय नाम है, और जो प्रजातीय नाम है बेटा आलू का वो है ट्यूबरोसम। तो वंशीय संकेत पद बड़े अक्षर से लिखा जाता है। तो बेटा जो आलू को क्या कहेंगे अपन, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो वंशीय जो नाम है, जेनेरिक नेम है, उसको आप जानते हो बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जबकि जो ट्यूबरोसम है जो कि प्रजातीय नाम है उसको अपन छोटे अक्षर स्मॉल लेटर से लिखते हैं। यह प्रक्रिया अंग्रेजी अथवा लैटिन भाषा में तो संभव है, परंतु हिंदी व देवनागरी लिपि में संभव नहीं है। तो अपन ने क्या देखा कि बाइनोमियल सिस्टम के अनुसार प्रत्येक पौधे के नाम के दो भाग होते हैं। पहला है वंशीय नाम, जेनेरिक नेम, दूसरा है प्रजातीय नाम, स्पेसिफिक नेम। तो सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको कि आलू कहते हैं, तो सोलेनम क्या हुआ बेटा, वंशीय नाम, और जो ट्यूबरोसम है वो प्रजातीय नाम। तो द्विनाम पद्धति बाइनोमियल सिस्टम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुस्थापित एवं प्रामाणिक नामकरण विधि है। इस विधि के अंतर्गत पौधे का नाम टेढ़े अक्षरों इटैलिक्स में लिखा जाता है। मतलब बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अंतर्गत जो भी प्लांट का नाम है, पौधे का नाम है, इटैलिक्स में लिखा जाता है अथवा नाम को रेखांकित अंडरलाइन किया जाता है। तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी पौधे का नाम दो लैटिन अथवा लैटिनाइज्ड लैटिनीकृत शब्दों से मिलकर बनता है तथा प्रजाति के नाम के बाद में उस व्यक्ति का
अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत संक्षिप्त नाम होता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, पादप नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। तो कैरोलस लिनियस द्वारा प्रयुक्त पद्धति नामकरण की सर्वोत्तम पद्धति है। उनके द्वारा मतलब कैरोलस लिनियस के द्वारा ईयर 1751 में उनकी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी? फिलोसोफिया बॉटेनिका में पादप नामकरण के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, परंतु उनकी पुस्तकों में केवल कुछ ही पौधों का वर्णन है। मतलब कैरोलस लिनियस ने सन 1751 में एक बुक लिखी और कैरोलस लिनियस ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था फिलोसोफिया बॉटेनिका। तो फिलोसोफिया बॉटेनिका जो कि कैरोलस लिनियस ने लिखी थी, इस पुस्तक में पादप नामकरण के, प्लांट नोमेनक्लेचर के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, परंतु केवल कुछ ही पौधों का वर्णन कैरोलस लिनियस की पुस्तक में किया गया था। तो इसके कारण जैसे जैसे विभिन्न प्रकार के पौधों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त हुई, तो इसके साथ ही पादप जगत में उनको उचित वर्गीकृत स्थान पर स्थापित करने में कठिनाई महसूस की जाने लगी। इसके अतिरिक्त पादप नामकरण के विस्तृत एवं स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण अनेक पौधों के नामों से अनेक पौधों के नामों में विसंगति उत्पन्न हो गई। अतः नामकरण की अंतरराष्ट्रीय पद्धति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसे ध्यान में रखकर अगस्टीन डी कैंडोले ने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था थ्योरी एलिमेंटर डी ला बॉटेनिक, और इस पुस्तक में जिसका नाम था थ्योरी एलिमेंटर डी ला बॉटेनिक में नामकरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। तो पादप वर्गीकरण विज्ञान के इतिहास में नाम निर्धारण की दृष्टि से वर्ष 1867 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसी वर्ष मतलब 1861 इसी वर्ष अल्फोंजे डी कैंडोले ने अपनी एक पुस्तक लिखी। क्या नाम था? अल्फोंजे डी कैंडोले ने लॉइस डी ला नोमेनक्लेचर बॉटेनिक नामक अपने प्रकाशन में पादप नामकरण से संबंधित कुछ मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसी वर्ष अल्फोंजे डी कैंडोले ने पेरिस में एक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया, जिसमें विश्व के अनेक प्रमुख पादप वर्गीकरण शास्त्रियों ने भाग लिया। तो मतलब क्या बताया मैंने, जो अल्फोंजे डी कैंडोले थे उन्होंने अपना प्रकाशन में अपनी पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था लॉइस डी ला नोमेनक्लेचर बॉटेनिक। और इस प्रकाशन में अल्फोंजे डी कैंडोले ने पादप नामकरण से संबंधित कुछ मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो अब अपन बात करते हैं कि किसकी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत मतलब किस किस को रखा गया है। एक तो प्रिंसिपल्स की बात करेंगे अपन, एक रूल्स की, एक रिकमेंडेशन की। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब सिद्धांत क्या क्या है। तो 12वीं अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत पादप नामकरण 6 सिद्धांतों पर
आधारित है। कौन कौन से 6 सिद्धांत है? पहला प्रिंसिपल है पादप नामकरण प्रक्रिया जंतु नामकरण से भिन्न है। पादप नामकरण प्रक्रिया जंतु नामकरण से भिन्न है। दूसरा सिद्धांत है किसी वर्गक टेक्सन का नाम नामकरण प्रारूप नोमेनक्लेचरल टाइप से निर्धारित किया जाता है। तीसरा है वर्गकों का नामकरण उनके प्रकाशन की प्राथमिकता पर आधारित है। चौथा प्रिंसिपल है कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक वर्ग का नियमों के आधार पर दिया जाने वाला नाम ही शुद्ध या सही नाम होता है। पांचवा है वर्गकों का वैज्ञानिक नाम उनकी व्युत्पत्ति को ध्यान में न रखते हुए लैटिन भाषा में होता है। छठा है कुछ अपवादों को छोड़कर नामकरण के नियम पूर्वव्यापी होते हैं, रेट्रोएक्टिव होते हैं। अब है रूल्स नियम। पहले बताए थे सिद्धांत, रूल्स तो नियम। ये नियम नामकरण से संबंधित सभी तथ्यों की पूर्ण व्याख्या करते हैं। जो इन नियमों के प्रतिकूल हो मानने नहीं, कोई भी नाम जो इन नियमों के प्रतिकूल हो मान्य नहीं होता है। कुछ महत्वपूर्ण नियम का संक्षिप्त विवरण है। पहले बात करते हैं बेटा रैंक ऑफ टेक्सा, वर्गकों की कोटि। तो रैंक ऑफ टेक्सा जो अपन बात करेंगे उसमें संहिता के आधार पर किसी भी कोटि का वर्गीकरण समूह वर्गक कहलाता है, टेक्सन कहलाता है। आधारभूत वर्गक कोटि प्रजाति है तथा वंश कुल गण वर्ग प्रभाग इत्यादि वर्गों की अपेक्षाकृत उच्च कोटियां हैं। तो पौधों की विस्तृत वर्गीकरण स्थिति को भली भांति समझने के लिए वर्गकों को टेक्सन्स को 2 श्रेणियों में विभेदित किया जा सकता है। कौन कौन से बेटा? एक तो है मेजर टेक्सा प्रमुख वर्गक, एक है माइनर टेक्सा गौण वर्णक। तो पहले अपन बात करते हैं मेजर टेक्सा, उसको आप सभी जानते हो प्रमुख वर्गक। प्रमुख वर्गक कौन कौन से? एक तो है किंगडम जगत, एक है डिवीजन प्रभाग, है ना। दूसरा क्या है? डिवीजन। तीसरा क्या है? सब डिवीजन उप प्रभाग। चौथा क्या है? क्लास है, क्लास को बोलेंगे संवर्ग। पांचवा है सब क्लास उप संवर्ग। छठा है ऑर्डर और सातवां है सब ऑर्डर। आठवां है फैमिली कुल। नवा है सब फैमिली उपकुल। 10वां है ट्राइब और 11वां है आपका सब ट्राइब। अब अपन बात करते हैं माइनर टेक्सा गौण वर्णक। तो माइनर टेक्सा में इसकी वंश कौन सा है? जीनस, उपवंश सब जीनस और प्रजाति स्पीसीज, उप प्रजाति सब स्पीसीज, उप प्रजाति सब स्पीसीज, किस्म वैरायटी उपकिस्म सब वैरायटी, फॉर्मा और क्लोन। तो विभिन्न वर्गीकीय श्रेणियों के कुछ प्रामाणिक अनुलग्नक निम्न प्रकार हैं। टेक्सन और सफिक्स। टेक्सन बेटा क्लास, अगर कोई क्लास है तो उसमें ई लगा देंगे सफिक्स। गण ऑर्डर है तो ऑर्डर में एल्स लगाएंगे ALES। सब ऑर्डर है तो उसमें NE लगाएंगे INEAE। फैमिली है कुल है तो सफिक्स क्या होगा? AC होगा ACAE। सब फैमिली है तो सफिक्स क्या होगा? OIDEAE। और ट्राइब है, ट्राइब में सफिक्स क्या होगा? EAE। और सब ट्राइब है तो सफिक्स है INE INAE। तो इसके अतिरिक्त भी इन प्रमाणिक सफिक्स के कुछ अपवाद भी देखे गए हैं। अब सेकेंड अपन बात करते हैं टिपिफिकेशन और जिसको बोलते हैं टाइपिफिकेशन और टाइप मेथड, प्रारूपीकरण या प्रारूप विधि।
तो किसी भी श्रेणी के वर्गकों के कुल वंश अथवा प्रजाति का नाम नोमेनक्लेचर टाइप के आधार पर रखा जाता है। प्रारूप टाइप किसी भी लेखक द्वारा प्रामाणिक रूप से किसी पादप विशेष के लिए प्रयुक्त वह पादप संग्रहालय शीट है, हर्बेरियम शीट है, जिसे मूल रूप से पहली बार प्रयुक्त किया गया हो। तो नामकरण प्रारूप वह मूल प्रमाण है जिसके साथ नाम स्थायी रूप से संबंधित रहता है। किसी भी प्रजाति अथवा अपजाति वर्गक अपजाति वर्गक का एक अलग सुनिश्चित पादप प्रतिरूप होता है। पादप प्रतिरूप प्लांट स्पेसिमेन होता है। तो सन 1950 में आयोजित स्टॉकहोम कांग्रेस में विचार विमर्श के बाद प्रारूप टाइप के नामकरण के लिए प्रारूप श्रेणियों को मान्यता दी गई है। कौन कौन से? पहला है बेटा होलोटाइप। नाम प्रारूप क्या होता है या मूल प्रारूप क्या होता है? होलोटाइप है, लैक्टोटाइप है, आइसोटाइप है, सिनटाइप है, कोटाइप है। तो होलोटाइप किसे कहते हैं? मतलब नाम प्रारूप, यह लेखक द्वारा निर्धारित नामकरण प्रारूप के लिए काम में लिया गया पादप प्रतिरूप, प्लांट स्पेसिमेन या अन्य कोई और सामग्री होती है। तो नाम प्रारूप क्या होता है? यह लेखक द्वारा निर्धारित नोमेनक्लेचर टाइप के लिए काम में लिया गया प्लांट स्पेसिमेन या अन्य कोई और सामग्री होती है। अब बात करते हैं चयन प्रारूप, लैक्टोटाइप। जब होलोटाइप या मूल प्रारूप खो जाए या प्रकाशन के समय लेखक द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, तब मौलिक सामग्री से चयनित ऐसा पादप प्रतिरूप, प्लांट स्पेसिमेन, जो नोमेनक्लेचर टाइप नामकरण प्रारूप के रूप में प्रयुक्त होता हो तो उसे चयन प्रारूप, लैक्टोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट है आइसोटाइप। सम प्रारूप किसे कहते हैं? यह नाम प्रारूप की प्रतिलिपि या दूसरी प्रति, डुप्लीकेट शीट होता है। जैसे कि किसी एक ही स्थान से एकत्र एक ही प्रजाति के शाखीय पौधों को अलग अलग संग्रहालय शीटों पर, अलग अलग हर्बेरियम शीट्स पर परिरक्षित किया जाए, या एक ही वृक्ष की अलग अलग शाखाओं से अनेक पादप संग्रहालय शीटें, हर्बेरियम शीट तैयार की जाएं, तो इनमें से एक शीट नाम प्रारूप या मूल प्रारूप होलोटाइप कहलाती है, एवं शेष अन्य सम प्रारूप आइसोटाइप कहलाती है। बेटा ये समझ में आ गया कि आइसोटाइप किसे कहते हैं? मतलब अगर एक ही स्थान से अपन क्या करते हैं, एक स्थान से अपन एक ही प्रजाति के हर्बेशियस पौधों को अलग अलग जो आप बनाओगे हर्बेरियम शीट्स पर प्रिजर्व कर लेते हैं। मतलब एक ही प्रजाति है और उसके जो शाखीय पौधे हैं उसको अलग अलग हर्बेरियम शीट्स पर लगा लेते हैं। तो एक शीट को तो अपन नाम क्या दे देते हैं? होलोटाइप, और दूसरी शीट को अपन नाम दे देते हैं हर्बेरियम शीट को आइसोटाइप। तो अब बात करते हैं सह प्रारूप, मतलब सिनटाइप। यदि लेखक द्वारा दो पादप प्रतिरूपों का उल्लेख किया जाए एवं उनमें नाम प्रारूप होलोटाइप को निर्देशित या उल्लेखित नहीं किया गया हो, तो इन दो प्रतिरूपों में से एक नाम प्रारूप होलोटाइप एवं दूसरे को सह प्रारूप कहते हैं, सिनटाइप कहते हैं। यह स्थिति तब आती है जब एक से अधिक पादप प्रतिरूप तैयार किए जाएं
एवं नाम प्रारूप को चिन्हित नहीं किया जाए। अब बात करते हैं कोटाइप। कोटाइप जिस पौधे से होलोटाइप का चयन किया जाता है, अगर उसी पौधे से एक और पादप प्रतिरूप प्लांट स्पेसिमेन एकत्र किया जाए तो अतिरिक्त पादप प्रतिरूप कोटाइप कहलाता है। वास्तव में ये सिंटाइप के समकक्ष ही है। अब बात करते हैं नियोटाइप, नव प्रारूप। जब किसी पादप या वर्गक टैक्सन के नामकरण से संबंधित कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसी अवस्था में नोमेनक्लेचर टाइप के लिए काम में लिया जाने वाला पादप प्रतिरूप प्लांट स्पेसिमेन नियोटाइप नव प्रारूप कहलाता है। अब बात करते हैं पैराटाइप, अपर प्रारूप। ऐसा कोई पादप प्रतिरूप जो होलोटाइप के अतिरिक्त मौलिक विवरण के साथ साइटेड होता है तो उसे अपर प्रारूप पैराटाइप या पैराटाइप कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप प्रारूप। जब किसी स्पेसिमेन के संदर्भ में केवल प्रारूप या टाइप शब्द का उपयोग किया गया हो तो इसका तात्पर्य होलोटाइप से होता है। थर्ड अपन बात करेंगे लॉ ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का नियम। तो प्रत्येक वर्गक टैक्सा का केवल एक ही शुद्ध नाम होता है जिसे सर्वप्रथम विधि सम्मत लेजिटिमेट रूप से निर्धारित किया जाता है। अतः ऐसे नाम को प्राथमिकता प्रदान की जाती है तथा इस नाम का उपयोग ही न्याय संगत माना जाता है। परंतु प्राथमिकता का सिद्धांत कुल से उच्च श्रेणी वाले वर्गकों के लिए लागू नहीं होता है। तो प्रख्यात पादप वर्गीकरण विज्ञानियों के अनुसार पादप नामकरण के समस्त नियमों में प्राथमिकता का नियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा इसके अनुसार प्रथम विधि सम्मत नाम को स्वीकार करना ही प्राथमिकता का सिद्धांत है। जैसे कि बेटा कैपेरिडेसी फैमिली क्या है, कैपेरिडेसी कुल के पादप क्लियोम गाइनेंड्रा के नामकरण के निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। इसे अपन किसकी बात कर रहे हैं, क्लियोम गाइनेंड्रा। तो इस पादप का वर्णन सर्वप्रथम लिनियस क्लियोम गाइनेंड्रा पादप का वर्णन सर्वप्रथम लिनियस द्वारा किया गया तथा लिनियस ने इसका नामकरण क्लियोम गाइनेंड्रा लिन के नाम से किया। क्लियोम CLEOME, गाइनेंड्रा GYNANDRA and GYNANDRALINN। मतलब क्लियोम गाइनेंड्रा पादप का वर्णन सर्वप्रथम लिनियस द्वारा किया गया तथा लिनियस ने इसका नामकरण क्लियोम गाइनेंड्रा लिन के नाम से किया। इसके बाद लिनियस ने ही ईयर 1762 में इसका वर्णन क्लियोम पेंटाफाइला लिनियस के नाम से किया। इसी प्रकार डी कैंडोले ने इसके अंतर्गत 3 अलग अलग पादप वंशों की पहचान की जिनके नाम थे क्लियोम, दूसरा था गाइनेंड्रोपिस, क्लियोम गाइनेंड्रोपिस एवं पोलिनेसिया तथा उसने मतलब कैंडोले ने तथा उसने लिनियस द्वारा वर्णित पौधे को गाइनेंड्रोपिस क्या कहा, उसने मतलब कैंडोले ने लिनियस द्वारा वर्णित पौधे को गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफाइला लिनियस का नाम दिया।
क्या नाम दिया? गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला लिनियस का नाम दिया। तो इस प्रकार हमने आज प्लांट नोमेनक्लेचर